ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का पहले तो आप मीनिंग समझो कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स जब रेट जो है, लेट अस से कि कोई रिएक्टेंट है ए एंड इट गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के एंड व्हाट इज द पावर ऑफ ए, concentration of A raised to power ज़ीरो, तो दैट इज कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले तो ये समझ लिया आपने कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जिसमें जो रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं सबसे पहला काम करूं कि मैं रेट को प्लॉट करूं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाते रहो, रेट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब रेट और कॉन्सेंट्रेशन में कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, और उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज फिक्स्ड। और कितनी होगी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, क्या वैल्यू होगी। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन तो अपीयर ही नहीं हो रही, और जो ये वैल्यू आएगी ये कांस्टेंट होगी, और कितनी वैल्यू होगी रेट की, हमेशा ही, यस, सो वैल्यू इट इज़ ऑलवेज के, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, के, दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। और इसी में हम देखे हैं कि जो रेट है वही रेट कांस्टेंट है, तो जो रेट के यूनिट होंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या होंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम के यूनिट पर सेकंड, तो इट इज़ ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकंड। एंड क्योंकि उस साइड तो कुछ है ही नहीं के साथ, तो यूनिट ऑफ के और यूनिट ऑफ रेट दैट इज सेम, तो यूनिट ऑफ के इज ऑल्सो मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में दो पॉइंट अभी तक नोट किया आपने, एक कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन में जो है कोई रिलेशन नहीं है, मतलब रेट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इन पॉइंट्स को अब नोट करते जाओ। एक कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पहला पॉइंट ये हो गया कि रेट इज इक्वल टू के, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, पहला हो गया, ठीक है। और जो यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के होंगे वही यूनिट रेट कांस्टेंट के होंगे, दूसरा पॉइंट। और तीसरा आपने किया कि रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, तो इसकी वैल्यू रेट कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर आती है, और कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ाने से रेट में कोई चेंज नहीं आता। इज इट क्लियर अप टू दिस, टू ऑल ऑफ यू। यहां तक अगर किसी को डाउट होगा तो यू मे आस्क, ओके। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो माइनस डी ए बाई डी टी है दैट इज इक्वल टू के। अब हमने वेरिएबल सेपरेट किए। अब कौन कौन से वेरिएबल है यहाँ पे, एक है कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा है टाइम, तो इनको हमने अलग अलग कर लिया, सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो वेरिएबल सेपरेट किए तो माइनस डी ए जो है दैट इज इक्वल टू के डी टी, ये आ गया अपने पास। अब हमारे पास जो रिएक्शन था वो क्या था, ए टू गिव प्रोडक्ट। तो मान लिया इनिशियली जब टाइम ज़ीरो है तब इसकी कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट, और आफ्टर टाइम टी जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो बन जाती है ए टी। तो इसको इंटीग्रेट करो विद इन द लिमिट्स, इनको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस। टाइम जीरो से कहाँ जा रहा है, टी तक, और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कहाँ से जा रही है, ए नॉट से लेके ए टी तक।
जब टाइम ज़ीरो था तब कॉन्सेंट्रेशन थी ए नॉट, जब टाइम टी था तो कॉन्सेंट्रेशन थे ए टी। अब डी ए की इंटीग्रेशन क्या होगी, ए, और ए की वैल्यू फ्रॉम ए नॉट टू ए टी इज इक्वल टू के, और डी टी की जो इंटीग्रेशन है दैट इज टी, जीरो टू टी। चलो तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी माइनस ज़ीरो। तो टी माइनस ज़ीरो तो के टी रहेगा, मतलब ये हो गया, अच्छा माइनस भी है ना आगे, सॉरी, इसके आगे जो है वो माइनस भी है। तो इस पूरे को ब्रैकेट में रखो और इसके आगे आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये आ गया। तो यहाँ से ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब मैंने ये डिराइव किया, इट इज़ नॉट ऑफ योर कंसर्न, बट ये वाला जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी। ये वाला रिलेशन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको हम अलग अलग यूनिट में लिखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी, या मैं इसको ऐसे लिखूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी, या सिंपली मैं लिख दूँ आर टी इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, या इसको क्या लिख दूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर आफ्टर टाइम टी, ठीक है ना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एट टाइम ज़ीरो माइनस के टी, या सिंपली लिख दूँ सी टी माइनस सी नॉट माइनस के टी। कैसे भी लिख सकता हूँ, इट इज़ अप टू यू, पर इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा कि ये क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम ज़ीरो माइनस के टी, सबका मीनिंग सेम है। आर यू विद मी? Yes, sir. ओके, तो यू आर गेटिंग अप टू दिस, वेरी गुड। तो अब मैं अगर प्लॉट करूं ग्राफ, देखो जो क्वेश्चन आते हैं ना उसी पे फोकस करते हैं। आपने कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट किया अगेंस्ट द टाइम। अब टाइम के अगेंस्ट अगर प्लॉट करते हैं हम, तो सबसे पहले जहाँ पे क्या है टाइम ज़ीरो, अगर टाइम ज़ीरो है, मैंने टाइम ज़ीरो पुट कर दिया, तो ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A not B. ए नॉट आर नॉट आर नॉट सी नॉट जो बोलना है इसको, तो उसकी वैल्यू इस एक पॉइंट पे आ जाएगी। मैं पहले वाला ही ले रहा हूँ, इसलिए ये वैल्यू हो गई ए नॉट, ये है ए नॉट। अब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो मुझे बताओ कि ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व्ड होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, कैसा होगा? ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ए टी और टी ये दो वेरिएबल हैं और उन दोनों की पावर वन है। मैंने बार बार बोला है आपको कि अगर पावर जो है वेरिएबल्स की वो वन आती है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि टाइम बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, कि टाइम बढ़ने के साथ माइनस के टी की वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है। तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ए टी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो लीनियरली वो डिक्रीज करेगी।
सही है। और ये जो स्लोप है दैट माइनस के हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो ये यहाँ तक भी आपको क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हेलो? नहीं है। ओके, तो अब अभी तक जितना हमने किया था वो सब क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि मैं क्या करूं कि मैं स्विच कर दूं, इनको स्वैप कर दूं कि यहाँ पे टाइम ले लूं, यहाँ एटी ले लूं, उल्टा कर दूं इसको, है ना। तो पहले ग्राफ था ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? ग्राफ ऑफ ए टी वर्सेस टी। ये इसका ग्राफ है। अब अगर मुझे ग्राफ बनाना हो ग्राफ ऑफ टी वर्सेस ए टी, ये ग्राफ है, टी वर्सेस ए टी का ग्राफ मुझे बनाना है। तो अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा? के टी, मैं उधर ले लूँ के टी को, माइनस के टी था उधर जाके प्लस हो जाएगा, और जो ए टी है उसको इस साइड ले आऊँ तो ये माइनस ए टी हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज जो t है दैट बिकम्स इक्वल टू ए नॉट बाई के माइनस ए टी बाई के। ये आ गया अपने पास। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसमें? t वर्सेस ए टी। चलो अब t वर्सेस ए टी मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। तो t वर्सेस ए टी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? अगेन स्ट्रेट लाइन, रीजन बीइंग कि टाइम और ए टी दोनों की पावर अभी भी 1 है, स्ट्रेट लाइन होगा, और ए टी के साथ माइनस है, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप होगा। और स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल सही जवाब, -1/k इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। और जो इसका इंटरसेप्ट होगा दैट इज ए नॉट बाई के। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। जिसको नहीं पता चलता है 10 बार वीडियो देखो, मैं बोल रहा हूं, बट हिम्मत नहीं हारनी आपको। देखो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स गिव यू द रिजल्ट। कंसिस्टेंट एफर्ट, ऐसा नहीं कि एक बार फेल हो गए तो मैं फेल ही हो गया पूरी उम्र के लिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमें पता है, एक हर एक जो है ना केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। सुना है थ्रेशोल्ड एनर्जी? इसी में पढ़ेंगे यूनिट में कि एक यूनिट होती है। देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ थ्रेशोल्ड का। मान लिया ये ग्राफ है ना, यहां से आपने स्टार्ट किया, अब मान लिया आपने मेहनत की, आप यहां पहुंचे, प्रोडक्ट बनेगा और रिजल्ट आएंगे। ये आपके एफर्ट्स हैं और ये आपके रिजल्ट्स हैं। आपको लगे मतलब मजा ही नहीं आएगा, आप सोचोगे कुछ हुआ ही नहीं। आपने और ज़्यादा एफर्ट्स किए, आप यहां पहुंच गए, अभी भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने और ज़्यादा मेहनत की, आप यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, और यहां आके आपने हिम्मत ही छोड़ दी। माय गॉड, हमारे बस की बात नहीं है। हमने एक बार ट्राई किया, हमने 2 बार ट्राई किया, हमने 3 बार ट्राई किया, 4 बार किया, 5 बार किया, अभी होने ही वाला था, रिजल्ट आने ही वाला था, बट आपने हिम्मत हार दी, खत्म होगी बात। ठीक है, बट जो कंसिस्टेंटली लगा रहता है, मान लिया उसके जो है नंबर, देखो मैं ये बीच में लाइन क्या बना रहा हूं कि एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल ही एवरेज है, ठीक है, उसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए हैं, है ना, बट उसने हिम्मत नहीं हारी, छोटे छोटे स्टेप्स लेता गया, लेता गया, लेता गया, बस जैसे यहां पहुंचेगा ही गेट्स द रिजल्ट। बट दूसरा बंदा बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वो क्या करता है, एक ही एफर्ट में यहां पहुंच जाता है,
दूसरी एफर्ट में यहाँ पहुँच जाता है, बट अब बोलता है 2 एफर्ट्स में नहीं हुआ, मैं इतना इंटेलिजेंट, मतलब मेरे से हो ही नहीं पाएगा ये, ख़त्म बात, कभी नहीं हो पाएगा उससे। तो आप अपने, चाहे आप एवरेज हो कुछ भी हो, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, और कोई भी एवरेज नहीं होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट एफर्ट जो है, मैंने आपको बोला था लिटल एक्स्ट्रा एवरी डे, लिटिल एक्स्ट्रा एवरी, ये जो लिटिल एक्स्ट्रा तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप छोटे छोटे काम करते रहो, बट वही लिटिल एक्स्ट्रा एवरी डे विल गिव यू ह्यूज रिजल्ट। कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर एवरी डे हम 1% इंप्रूव होते हैं, कितना, ओनली 1%, तो 1% तो ये होता है ना 1/100, मतलब 0.01, और 1.01 को 365 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना रिजल्ट आता है। कैलकुलेटर लेता हूं मैं, पावर लेनी पड़ेगी ना। 1 मिनट, मुझे कैसे करते हैं ये 3, क्या लिखना पड़ेगा पहले, 1.01 और 365, 37 बेटा, 37.78, 37.78 टाइम्स आप इंप्रूव हो जाओगे, 37.8 टाइम्स। सोचो, आज जो हो 37.8 टाइम्स इंप्रूव हो जाओगे आप, सिर्फ 1%, बट ये 365 लिखा है मैंने, और इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट आप अगर कंसिस्टेंट रहते हो, ठीक है, हर दिन एक ही कंसेप्ट सीखा आपने, मैं बोल रहा हूं, तो भी 365 डेज में 365 कंसेप्ट हो जाएंगे आपके। और एवरी टाइम पैट योर सेल्फ, ठीक है, मोटिवेट योर सेल्फ कि एटलीस्ट मुझे ये तो आ गया। अब मान लिया आज तक आपको ये नहीं आता था कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, आपको ग्राफ बनाना आ गया, तो जस्ट फोकस ऑन योर इंप्रूवमेंट, डोंट फोकस कि क्या नहीं आया, ठीक है, इस पे जो है फोकस करो कि क्या आ गया, मुझे क्या नहीं आता था और अब मुझे आ गया, जस्ट फोकस ऑन दैट प्लीज, ठीक है। और ये दिमाग से निकाल दो कि कौन सी केमिस्ट्री चल रही है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बस डेली जो है थोड़ा बहुत इंप्रूव करते जाओ, थोड़ा, 1% लिटिल एक्स्ट्रा एवरी डे मेक्स यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन डे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा नहीं होता कि जो मतलब पहले से ही जन्म से ही अच्छे होते हैं, वो छोटे छोटे काम करते रहते हैं, डेली इम्प्रूव होते हैं, हर दिन इम्प्रूव करते हैं अपने आप को। बस आपको वो जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स है ना, ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका 26 को एग्ज़ाम है तो वह तब तक आप लिटिल एक्स्ट्रा करो, मैं बोल रहा हूँ पूरी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ मैं, कंसिस्टेंटली लिटिल इम्प्रूवमेंट एवरी डे, दैट विल मेक यू वन डे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बट इस थ्रेशोल्ड तक पहुँचने के लिए कितना चाहिए, हर एक की लेवल अलग अलग है, हर एक का जो क्या बोलते हैं उसको एम अलग अलग है, तो हर एक की थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग होगी, ठीक है। मान लिया जी सेट यहाँ तक होता है तो नेट के लिए आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप जैसे इम्प्रूव करते जाओगे, अल्टीमेटली यू विल गेट योर डिज़ायर्ड आउटकम जो आपको चाहिए। चलो अब हम कंसेप्ट पे वापस आते हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा, नहीं आएगा एक बार वीडियो वापस देख लेना, एक बार नहीं 10 बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पर हिम्मत नहीं हारनी है कि अब हो गया, नहीं आता है इसका मतलब वो जो है आपको, जब आप इसमें एफर्ट्स डालोगे और हम डिस्कशन करेंगे तो यू विल गेट दैट थिंग, ओके। चलो ये यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास अभी तक जो आया है वो है
इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, के टी इक्वल टू क्या था, ए नॉट माइनस ए टी। दैट इम्प्लाइज टाइम जो है दैट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई के। ये आपके पास टाइम आ गया। अब अगर मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है हाफ लाइफ पीरियड, अगर मुझे हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करना है तो हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन मैंने बताई थी, द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू रिड्यूस इट्स concentration to half of its initial value, उसके इनिशियल वैल्यू का हाफ। इसका मतलब जो AT है हाफ लाइफ, जब टाइम होगा T हाफ, तो AT कितना हो जाएगा बेटा, कितनी थी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? हाँ, ए नॉट बाई टू, है ना। ए नॉट थी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो हाफ लाइफ के बाद वो जो वैल्यू है, जब रिएक्शन की हाफ लाइफ आएगी तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू है उसका हाफ हो जाएगी वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट और जो ए टी हो जाएगा वो हो जाएगा ए नॉट बाई टू डिवाइडेड बाई के। तो ए नॉट में से ए नॉट बाई टू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए नॉट बाई टू। तो ये आपके पास रिजल्ट आया, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। इज इट क्लियर? यस बेटा, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, तो अपने पास अब टी हाफ आ गया ए नॉट डिवाइडेड बाई टू के। तो अगर मैं अब ग्राफ प्लॉट करूं, टी हाफ को ए नॉट के साथ प्लॉट करूं, बताओ बेटा कैसा ग्राफ होगा, कहां से स्टार्ट होगा? चलो पहले जीना बोलेगी। जीना, आर यू इन द, हेलो जीना है? जीना आउट। चलो मोनिका, बोलो इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा बेटा, क्योंकि ए नॉट जो है वो वैल्यू कितनी है, अगर ए नॉट की वैल्यू ज़ीरो होगी तो टी हाफ की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। तमन्ना बोलो अब कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टी हाफ की पावर भी वन है, ए नॉट की पावर भी वन है, तो ये आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और हिमानी, व्हाट इज द स्लोप? हिमानी नहीं है? वाई नॉट, वाई माइनस, माइनस क्यों? हाँ 1/2 के, क्योंकि माइनस तो इसमें है ही नहीं, देयर इज नो माइनस साइन। ठीक है, तो 1/2 के ग्राफ आएगा, दैट्स इट। ओके, तो अब ये हो गया हाफ लाइफ का ए नॉट के साथ ग्राफ, जिसमें स्लोप आया 1/2 के।
अब अगर मुझे टाइम निकालना हो फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट, टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, टाइम टेकन बाय द जीरो ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट। अब कंप्लीट करना है रिएक्शन, तो कंप्लीट करना है तो मतलब ऐसा टाइम कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए, तो इसका मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सारी ही यूज़ हो जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच जाएगी आफ्टर टाइम, आफ्टर कौन सा टाइम, जब कंप्लीट हो जाए रिएक्शन, उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच जाएगी, ज़ीरो। तो इसका मतलब टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू अकर 100%, तो क्या होता था ए नॉट माइनस 80 तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ए आ जाएगा बेटा। टाइम इज ए नॉट बाई टू बाई के, सॉरी, टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट। ये क्लियर हुआ पॉइंट। 100% कंप्लीट रिएक्शन करना है अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, ए नॉट बाई के, कितना लगेगा, ए नॉट बाई के। यस बेटा, किसी को कोई इसमें डाउट? नो सर। ओके, तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया सबको। ओके, तो अभी इससे आगे बढ़ा जाए। टी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बाई के, ये है टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीट। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हो गया। अब मैं आप लोगों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उस पर आऊँ? ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो भी क्वेश्चंस थे, लेट्स डू देम as a revision. Experimentally determine rate law for the chemical reaction 2NO2F to give 2NO2 plus F2 is capital R is equal to K into NO2F। तो इसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो कि इस रेट लॉ से कंसिस्टेंट है उसकी बात करी थी। तो आपको बताया जो रेट लॉ है उसमें जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, NO2F की पावर 1 पे। तो हमें अब इन चार रिएक्शन में से ऐसा रिएक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करना था जिसमें सिर्फ NO2F इन्वॉल्व हो 1। अगर मैं A का रेट लिखूं, लेट अस राइट रेट ऑफ A, तो A का अगर मैं रेट लिखूं तो ए के लिए जो रेट आएगा दैट इज, बोलो क्या आएगा, रेट कांस्टेंट एन की पावर 2, क्योंकि NO2F के आगे 2 है। अगर मैं सेकंड के लिए रेट लिखूं तो आएगा K NO2F की पावर 1 और F की पावर 1, राइट। और थर्ड में अगर लिखूं मैं रेट, तो थर्ड केस में आएगा K NO2F ओनली पावर 1, और D में लिखूंगा तो भी वापस आएगा NO2F F। ये चार इक्वेशन आएंगी। तो इसमें से हमारे जो रेट है, हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन है, उससे कौन सा वैल्यू कंसिस्टेंट है, तो ऑब्वियसली सी वाला। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा अपना आंसर। एनी डाउट इन इट? आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके ग्रेट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था, तो दूसरा क्वेश्चन ये था आपके लिए कि इफ द रेट लॉज आर एक्सप्रेस्ड इन
कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मैं लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा दिख नहीं रहा है। ये लिखा है इफ द रेट लॉज आर एक्सप्रेस्ड इन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, कौन सी है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यूनिट ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वी हैव टू फाइंड आउट। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के यूनिट आपको फाइंड आउट करने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब आपको पता है कि जो रेट होता है, जो भी ऑर्डर का रिएक्शन है, मान लिया nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट इक्वल टू के और जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होती है उसकी पावर क्या होती है? n। ठीक है, तो रेट जो है उसके जो यूनिट हैं वो होते हैं बेटा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहाँ डेसीमीटर क्यूब दिया है तो मोल क्या हो जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि जो लीटर होता है 1 लीटर दैट इज टेकन एज 1 डेसीमीटर क्यूब। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ के और कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट क्या हो जाएंगे? मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर n। तो इसका मतलब k के यूनिट क्या हो जाएंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर, ये इसकी पावर 1 और इसकी पावर n, तो ये अगर इस साइड जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? 1 माइनस n। आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि ये वाला ही रिलेशन यूज़ होगा। अब n है 3, n की वैल्यू कितनी है? 3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोला है। अगर n है 3 तो जस्ट पुट n3 पुट करोगे तो ये यूनिट आएगी ऑफ k दैट इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर क्या हो जाएगी? -2 और पर सेकंड, मतलब ये हो जाएगी मोल की पावर 2 डेसीमीटर क्यूब, और ये -3 और -2, तो -3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6 मोल की पावर, सॉरी मोल की पावर -2, मोल की पावर -2 और डेसीमीटर जो है उसकी पावर क्या हो जाएगी? 6, क्योंकि -3 इंटू -2 होगा ना, मल्टीप्लाई होगा, और पर सेकेंड। तो अपने पास यूनिट आ जाएगी मोल -2 डेसीमीटर क्यूब का 6 पर सेकेंड। तो इसने डेसीमीटर क्यूब आगे लिखा है, तो इसका मतलब डेसीमीटर क्यूब 6 मोल की पावर -2 और पर सेकेंड। तो डेसीमीटर 6 मोल -2 पर सेकेंड, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। दिख नहीं रहा है तो मैं वापस लिख देता हूँ, डेसीमीटर क्यूब मोल -2 और पर सेकेंड की पावर -1 ये है, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा। तो अगर थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल लिया तो आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालो, सेकंड ऑर्डर के लिए निकालो, जीरो ऑर्डर के लिए निकालो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे ही 1 पुट करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब वो हमेशा ही पर सेकंड रहेगा, पर ईयर पर मिनट, है ना। बाकियों के लिए जैसे फाइंड आउट कर लो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, बिल्कुल मैंने जी सेट के हिसाब से क्वेश्चन लिखे हैं, है ना। जब हम जून वाले CSIR नेट की तैयारी करेंगे तो इससे आगे जाएंगे एक स्टेप। तो ये अगर आपके पास बेसिक्स अच्छे होंगे तो हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। चलो, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट कोई? अगर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का क्वेश्चन आता है तो हर कोई बच्चा जो हमारे साथ है इस कोर्स में वो कर पाए
उसके हिसाब से मैंने ये बता दिया। फिर भी ना समझ में आए तो एक बार फिर ट्राई करना। जैसे मान लिया आपको पूछ लिया कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट पूछ लिया तो आपको अगर तो याद है वो रिलेशन की मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, या तो ये याद रखो कि के जो के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन। एक तरीका ये है कि आपने ये याद रखा है तो आप सीधा कर दोगे कि मोल जो है एन पुट कर दिया आपने 2, तो जैसे एन पुट करोगे 2 तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 हो जाएगी -1 पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड, है ना। और डेसीमीटर क्यूब में तो डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। और अगर आपको मान लिया याद नहीं है या आप उसको याद रखना नहीं चाहते तो रेट होता है के और कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर दिया है तो रेट के यूनिट तो आपको याद ही करने पड़ेंगे कि ये मोल पर लीटर पर सेकेंड है। मान लिया वो भी याद नहीं है तो आपको पता है रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर और टाइम के सेकंड। तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड के और मोल पर लीटर की पावर 2, तो यूनिट ऑफ के हो जाएंगे मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 और पर सेकंड। तो आ गया मोल -1 लीटर पर सेकंड या लीटर पर मोल पर सेकंड, एज यू विश, वैसे आप जा सकते हो। ओके, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉर द रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट्स द प्लॉट ऑफ ए वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर आपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन किया है तो आपने अभी पढ़ा कि कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0 माइनस के टी किया आपने। तो उसके हिसाब से ये ए टी वर्सेस टी, इफ यू प्लॉट द ग्राफ यू नो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा -k। तो अब क्वेश्चन यही था कि अगर रिएक्शन कोई भी है ए टू प्रोडक्ट्स और ए का प्लॉट करना है वर्सेस टाइम और वो स्ट्रेट लाइन आता है तो ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह से और लिखता हूं मैं। आंसर के लिए तो ये सफिशिएंट है, पर ये फर्स्ट सेकंड और प्रेसिडो फर्स्ट का भी थोड़ा बताओ ना। ओके, तो चलो सेकंड ऑर्डर पे आते हैं हम। फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रिलेशन होता है वो मैं करवा चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर बताता हूँ कि आपको जीरो से फर्स्ट में शिफ्ट करना है ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ज़ीरो ऑर्डर का याद है अगर आपको, तो ज़ीरो ऑर्डर का होता है ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये था। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आपको लिखना है तो ये हो जाता है नेचुरल लॉग ऑफ ए टी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आया, कॉन्सेंट्रेशन की जगह नेचुरल लॉग आ गया। तो अगर पूछा होता कि नेचुरल लॉग ऑफ ए टी वर्सेस टी
ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, सेम ग्राफ, बस नेचुरल लॉग एक्स्ट्रा ऐड हुआ, ठीक है, तो ये भी जीरो ऑर्डर सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा ये, है ना। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के प्लॉट में स्ट्रेट लाइन आए तो जीरो ऑर्डर, अगर नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए तो फर्स्ट ऑर्डर। अब इसी में यस बेटा, प्रोसीडो फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, एक सेकेंड ऑर्डर पे आ जाते हैं, फिर मैं सूडो पे आता हूँ। सूडो वाला करवाना है अभी हमें, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो क्या होता है कि लेट अस से कि ए टू प्रोडक्ट जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और इसमें जो रेट आएगा माइनस डी ए बाई डी टी, जो रेट आएगा दैट इज इक्वल टू के। अब ए की पावर क्या हो जाएगी, बोलो, ए की पावर 2 हो जाएगी, ए की पावर क्या हो जाएगी 2। ओके, तो अब अगर मैं अगला स्टेप क्या होता था, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल टू के डी टी। एक तो मैं जो वीडियो शेयर करता हूँ ना बेटा, प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोज़, क्योंकि अगर आपके बेसिक ठीक नहीं है तो यू हैव टू डू द एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या होंगे कि डू वॉच द वीडियोज़। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, लेट अस टेक ए नॉट, और आफ्टर टाइम टी लेट अस से इट बिकम ए टी, ये जीरो पे और ये आफ्टर टाइम टी। तो अगर मैं अब इसको इंटीग्रेट करूं इक्वेशन को, माइनस कॉमन डी ए बाई ए स्क्वेयर ए नॉट वर्सेस ए टी, ग्राफ बनाऊं और डी टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो से टी, जीरो से टी। तो अब ए 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, ए टी की इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी x माइनस 2 डी एक्स, अगर इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ मैं तो क्या हो जाएगी, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगी ये माइनस 1 हो गया ऊपर नीचे, माइनस 1 x की पावर माइनस 1, दैट इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसका मतलब ये डी ए अपॉन ए स्क्वायर है ना, ये बेटा इंटीग्रेशन समझ में आ गई आपको। यस सर। x की पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, जो पावर है उसमें एक ऐड करना है, और जो पावर बनती है उसके बाद उसको नीचे रख देना है, बस इतना सा काम। यस बेटा, ओके। तो ये माइनस तो कॉमन था, अंदर जो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर हुई दैट इज माइनस 1 अपॉन ए, और ए नॉट से लेके ए टी दैट इज के टी माइनस 0। तो माइनस माइनस प्लस अंदर ले जाओ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए, कहाँ से, ए नॉट से लेके ए टी तक, दैट इज इक्वल टू के टी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी। तो इस तरह से सेकेंड ऑर्डर के लिए जो रिलेशन बना दैट इज 1 अपॉन ए टी इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट प्लस के टी, ये आया अपने पास रिलेशन। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं
किसको, 1/AT को वर्सेस टी, कैसा ग्राफ आएगा बोलो? अगेन स्ट्रेट लाइन, और क्योंकि 1/AT की पावर भी 1 है और 1 और टी की पावर भी 1 है, स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका स्लोप कितना आएगा, के, और इन प्लस के, और इंटरसेप्ट जो है दैट इज 1/A0, क्योंकि जब t 0 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 1/A0 और इसका स्लोप आएगा k। आई होप इट इज क्लियर। इतना क्लियर हो गया है? अब इसी में ही हम आगे बढ़ जाते हैं कि अगर मेरे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, लेट अस से मेरे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, अगेन A2 प्रोडक्ट्स, और रिएक्शन है अब थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो अब जो मेरा रेट है दैट इज -dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए की पावर क्या हो जाएगी अब, 3। तो अब मुझे अगर वेरिएबल सेपरेट करने हैं तो मुझे आएगा -dA/A³ इक्वल टू के डी टी। अगेन सेम लिमिट डाल दो। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ 1/A³ dA, और कहाँ से, A0 से लेके AT तक, और K और DT 0 से लेके T तक। अब मेरे पास है 1/A³ dA। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसको 1/x³ dx, कैसे लिख दूंगा, पहले मैं इसको x³ -3 dx इंटीग्रेट करना है मुझे। तो x की पावर क्या हो जाएगी बोलो, -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1, राइट। और जो भी लिमिट आती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जो भी लोअर और अपर लिमिट जो भी होगी उसको लिख दिया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बोलो, x³ -2 डिवाइडेड बाई -2, तो इक्वल टू -1/2x²। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। यस बेटा, किसी को भी डाउट होगा प्लीज़ डू आस्क। और इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के मैं वीडियो आपसे पहले भी शेयर किए थे, इस बार आज मैं वापस कर दूंगा, ठीक है, जिसमें आप जो है एक बार फिर देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो -1/2x² आएगा। इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, एक माइनस तो बाहर था ही, अंदर आ जाएगा -1/2a², -1/2a², ठीक है, ये आएगा। ओके, डन। हाँ सर। तो यहाँ से आगे अगर बढ़ेंगे हम तो अपने पास लिमिट है A0 वर्सेस AT, और ये आ जाएगा K T 0 से T। अब माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस अंदर ले गए हम, ठीक है। तो ये आ गया 1/2a² A0 AT इक्वल टू KT -0, सही है। तो यहाँ से 1/2 तो कॉमन है, 1/2 इसको कॉमन ही रखो, और ये आ गया 1/AT² -1/A0
स्क्वायर इक्वल टू के टी। तो अब इसके हिसाब से ये आ गया 1/a/t स्क्वायर माइनस 1/a0 स्क्वायर इक्वल टू 2k_t। 2 को मैं उधर ले गया, ये वाला 2 कॉमन था इसलिए इधर ले गए 2k_t। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/a/t स्क्वायर इक्वल टू 1/a0 स्क्वायर प्लस 2k_t। तो अगर मैं इसका प्लॉट करूं ग्राफ, तो कैसा ग्राफ आएगा? 1/a/t स्क्वायर वर्सेस t, कैसा ग्राफ आएगा? अगेन स्ट्रेट लाइन, बट अब जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू, यस बेटा, व्हाट इज द स्लोप? 2k Yes, it is 2k and its intercept is 1/a0 square. intercept is 1/a0 या a0 स्क्वेयर। दैट्स इट। तो इतना मैंने आपको बताया। अब मैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी बता देता हूं आपको साथ में ही। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या सूडो रिएक्शन। तो ये सूडो का मतलब क्या है कि ऐसे रिएक्शन which appears to be of higher order, the reaction which appears to be of higher order but have to be of first order। ठीक है, बट हैव टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है ना। तो जैसे मैंने लिखा CH3COOC2H5 प्लस H2O, ये कैसा रिएक्शन है? इसमें क्या बनता है? एक तो बनता है एसिटिक एसिड और एक बनता है इथेनॉल। तो ये क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट के हाइड्रोलिसिस। तो रेट जो है दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और इथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन। अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो इसमें कांस्टेंट होगी क्योंकि वाटर तो सॉल्वेंट है। तो इस तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें दैट बिकम्स 1। बट ऐसे आप देखो अगर, तो कैसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लग रहा था? फर्स्ट इंस्टेंस में देखते तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा लगता? सेकेंड ऑर्डर लग रहा था ना, क्योंकि इसकी पावर भी 1 होती, वाटर की पावर भी 1 होती। अगर दोनों रिएक्टेंट 2 हैं और दोनों एक एक हैं तो इसकी पावर भी 1, इसकी भी पावर 1। बट वाटर क्या है? सॉल्वेंट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तो वाटर की पावर क्या हो जाएगी? 0। तो ऐसा रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर होगा बट है फर्स्ट ऑर्डर, तो इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सर वाटर जैसे कौन से सॉल्वेंट और है? वॉट हमारे सिलेबस में वाटर ही है, या फिर आपको लिखा हो उसमें कि द गिवन सॉल्वेंट इज इन एक्सेस। देखो वर्ड पे जाओ कि लिखा हो कि दिस रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। मैं करवाता हूं। देखो ये क्या है? सुक्रोज। आपको ये 2 रिएक्शन याद रखने हैं, इससे ज़्यादा आपके लिए नहीं है। सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो इसमें जो रेट आएगा दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट C12
H22O11 की पावर 1। तो ये कैसा रिएक्शन है? फर्स्ट, है ना। अब मैं आपको जनरल रिएक्शन बताता हूँ। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है ना। मान लिया A प्लस बी टू गिव प्रोडक्ट, और आपको लिखा हो कि रेट जो है दैट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 1, मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। और एलिमेंट्री जो रिएक्शन होते हैं उनमें क्या होता है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही आ जाते हैं। तो ये कैसा कैसा रिएक्शन है? और किस Seems like second order. हाँ, इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल। क्योंकि ए की पावर 1 बी की पावर 1, तो 1 + 1 2। अब मैं केस लेता हूं, इफ बी इज इन एक्सेस। बी क्या है? इन एक्सेस। तो अगर बी एक्सेस में होगा तो जो रेट है दैट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 0। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि बी एक्सेस में है। इट इज जस्ट लाइक कि ओशन में से आप जो है एक बकेट पानी की निकाल लो और आप बोलो कि नाउ व्हाट इज अ चेंज इन इट्स लेवल। उसके लेवल में कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा ना। बस तो वो ही है एक्सेस। एक्सेस का मतलब है कि इतना ज़्यादा अमाउंट है कि थोड़ा सा चेंज होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। डन। तो इसको क्या बोलेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब वैसे ही मैं अगर लिखूं कि if A is in excess, तो बोलो A की पावर 0 और B की पावर 1। हाँ, A की पावर 0 B की पावर 1। तो इसका मतलब ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, बट नाउ इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। पहला वाला विद रिस्पेक्ट टू A। अब मैं तीसरा केस लेता हूं, इफ A एंड B बोथ आर इन एक्सेस। अब बोलो किस ऑर्डर का रिएक्शन? 0 ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल सही जवाब। इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज इट इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एज वेल एज B। ठीक है ना। तो इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बस ये बात है कि अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट हो या उसकी कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट रेट पे ना हो, ऐसे रिएक्शन को हम सूडो रिएक्शन बोलते हैं। सूडो मतलब जो सामने दिख रहा है वो नहीं है, उससे अलग है। तो दैट इज, हाँ, नकली, फेक। बस ये बात है सूडो। तो सूडो रिएक्शन क्लियर हो गए? यस बेटा, कर लोगे? Okay, sir. Oh, तो अब यहां से देखो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में वापस आ रहा हूं मैं। यहां से टाइम क्या आया है? टाइम इज 1/80 माइनस 1/A0, 1/80 माइनस 1/A0, और बाहर क्या आ गया? 1/K। 1/80 था ही, A0 को मैं इधर ले गया। ठीक है। और जो K के साथ T था उसको 1/K में ले लिया। इज इट क्लियर?
ये इससे कैसे आया, ये समझ में आ गया? हाँ सर। तो अब अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, तो मैंने अभी बताया था कि हाफ लाइफ क्या होता है, जब जो AT है दैट बिकम्स A0/2। AT कितना हो जाए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ। तो यहाँ से ये 1/k ऐसे रहा, ये हो गया 2/A0, क्योंकि 2 नीचे था बाई तो 2 ऊपर चला गया, 2A0 1/A0, मतलब T हाफ हो गया 2 - 1 1/A0, तो 1/A0k ये आ गया। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इसमें हाफ लाइफ वर्सेस 1/A0, तो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू रीजन और इसका स्लोप आएगा 1/k। 1/k। अब थर्ड ऑर्डर पे आ जाओ, ये था थर्ड ऑर्डर में कि टाइम जो है, यहाँ से अगर टाइम करूँ मैं तो ये आएगा 1/2k, 1/80² माइनस 1/A0², ये आएगा। तो यहाँ से हाफ लाइफ अगर मुझे निकालना है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, तो 1/2k तो ऐसे रहेगा। अब AT कितना हो जाएगा, A0/2, तो ये हो गया A0/2 की पावर 2 माइनस 1/A0 की पावर 2, तो 1/2k। अब ये क्या हो गया, 1/A0 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/A0 की पावर 2। मेरा एम ये है कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप फिजिकल केमिस्ट्री के जो यहाँ पे टेरर है उससे बाहर आ जाओ, बस इतना सा जो है आपको मेरा साथ देना है, ताकि कोई भी आपको बोले कि फिजिकल केमिस्ट्री तो आप लोग ये तो मेरे फिंगर टिप्स पे है। चलो अब ये हो गया, कितना हो गया बोलो, 4A0² तो कॉमन है, A0² तो कॉमन है, तो ये कितना हो गया, A0² ऊपर 4 - 1, मतलब ये कितना हो गया 3/2k A0²। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं T हाफ का, तो किसके साथ करूंगा, 1/A0 की पावर 2 के साथ। अगेन स्ट्रेट लाइन आएगी, बट अब स्लोप क्या आएगा बोलो, 3/2k। 3/2k, बिल्कुल सही। मतलब आपको अब वो तो पता चल जाएगी चीज़ें, बेसिक्स क्लियर हो गए आपके, बस आपको अब याद रखनी है चीज़ें कि ये क्या था, है ना। ओके डन। अब देखो मैं इनको इकट्ठा लिखता हूँ, हाफ लाइफ, सर सूडो के लिए तो सब मतलब फर्स्ट ऑर्डर, वह फर्स्ट ऑर्डर, हाँ वो जो फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही होगा, कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं, बिल्कुल नहीं, तो हाफ लाइफ में भी कोई चेंजेस नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। अब हाफ लाइफ जो है, जब मैंने ज़ीरो ऑर्डर का लिखा था, तो अगर आपको याद होगा तो हाफ लाइफ आया था C0/2k। मतलब क्या हुआ था इसका, कि हाफ लाइफ जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मैं अब A0 लिख रहा हूँ, या A0 नहीं लिखता हूँ, मैं स्मॉल a लिख देता हूँ इनको सबको। चलो T हाफ इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ओके, अब मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब लिखा था
तो जो टी हाफ था वो किसके बराबर था? 0.693 अपॉन के। इसका मतलब इसमें जो टी हाफ था वो ए नॉट की पावर 0 था, मतलब कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ ए की पावर 1, यहाँ ए की पावर 0। सेकेंड ऑर्डर पे आए तो टी हाफ क्या हो गया? अभी किया सेकेंड ऑर्डर, टी हाफ 1 अपॉन के ए नॉट, 1 अपॉन के ए नॉट। हाँ, तो टी हाफ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट, और ए 1 अपॉन ए नॉट की पावर क्या होगी? -1। या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो 1 अपॉन ए नॉट की पावर 1, दैट इज टी हाफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। थर्ड ऑर्डर के लिए किया तो टी हाफ आया था 3 अपॉन 2 के ए नॉट की पावर 2। ये तो अभी किया 3 अपॉन 2 के ए नॉट की पावर 2। इसका मतलब इसमें जो टी हाफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 2। तो मतलब टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर 2। आया ऐसे? तो ये देखो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए 2, इसको भी मैं 1 अपॉन ए की पावर में लिखूँ तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए नॉट की पावर 0। इसको लिखूं तो टी हाफ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए नॉट ए की पावर -1। 1 अपॉन ए 1 को मैं इससे लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन ए की पावर -1। तो इन सब का अगर मैं nth ऑर्डर का रिएक्शन लिखूं इनको देख के, तो nth ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ होगा दैट इज 1 अपॉन ए की पावर n-1, 1 अपॉन ए की पावर n-1। तो सिंपली अगर 0 ऑर्डर है तो n क्या पुट कर दोगे? 0। 0 ऑर्डर में n है 0, तो टी हाफ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए की पावर -1। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो n की पावर 1, तो टी हाफ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए की पावर 0। सेकेंड ऑर्डर है तो n हो जाएगा 2, तो टी हाफ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए की पावर 1। और थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन, 1 अपॉन ए की पावर 2। फोर्थ ऑर्डर का बोलो चलो। हाँ, तो अब आपको मैं बोलूँ कि भाई 6th ऑर्डर लिखो तो लिख लोगे ना। अब ऐसा थोड़ी बोलोगे कि मुझे तो 6th ऑर्डर सर ने करवाया नहीं था। ऐसा नहीं बोल पाओगे ना। तो ये जो इन्फ्रेंसेस हैं दैट यू हैव टू मेड, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द मीन्स कैलकुलेशंस, आप आगे बढ़ते जाओ बस, ठीक है। आते जाएंगी चीज़ें अपने आप। चलो, तो अभी हम जहाँ पे थे वहाँ वापस चलते हैं। ये था ना, हो गया ये क्वेश्चन, कर लोगे? यस सर। चलो, तो अब इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन था, फॉर अ रिएक्शन 2A + B टू गिव C + 2D विच इज फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर इन B, तो रेट क्या होगा? तो बिल्कुल आसान है कि आपको बताया कि उसने बोला है कि जो रेट है दैट इज के ए की पावर कितनी है? 1, और बी की पावर भी क्या है? 1। तो
डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज राइट. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. कर लोगे? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अब. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वैल्यू ऑफ स्लोप, बट अब ग्राफ है बिटवीन टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन. देखो डिफरेंस, देखो वहाँ था कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम था. अच्छा, मैंने एक करवा तो दिया आपको कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम था, तो ये आया था, ठीक है ना. तो आपने बोला था कि माइनस के होगा और स्लोप होगा माइनस के. अब टाइम वर्सेस टाइम, तो टाइम के लिए इसको के लिखो, ये क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू ए टी माइनस ए नॉट माइनस साइन, फिर ये हो गया ए नॉट माइनस के माइनस ए टी, और टी हो गया ए नॉट बाई के माइनस ए टी बाई के. ठीक है, तो यहाँ से अगर प्लॉट करेंगे टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, बट स्लोप जो है वो आएगा -1/k. आई थिंक यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको कि ये 1/k लिखा था गलती से ना, बट क्योंकि आपको पता है कि और कोई ऑप्शन है ही नहीं, के नहीं हो सकता, नेचुरल लॉग ऑफ के नहीं हो सकता, या तो नन ऑफ दीज होगा, है ना. अगर तो यहाँ पे माइनस साइन रह गया था ना गलती से, तो -1/k स्लोप होगा. ठीक है, इसके बोनस मार्क्स मिलते हैं आपको, बट अगर आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन तो ही बोनस मिलेंगे ना. अब आपको समझ में आ गया ये? Yes, sir. ओके, तो इससे अगले क्वेश्चन पे आते हैं. तो स्लोप होगा -1/k. इससे अगला क्वेश्चन था, नेट में आया हुआ है जून 2018 में, कि यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज लीटर क्यूब मोल -3 S-1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बोलो. तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या याद रखना है कि K इज मोल पर लीटर की पावर 1 - n और पर सेकंड. तो ऑब्वियसली इसकी पावर जो है वो क्या होना चाहिए, लीटर 3 करने के लिए, और मोल -3, ये पावर कितनी होनी चाहिए, 1 - n शुड बी इक्वल टू -3. ठीक है, तो अगर ये -3 है तो -n कितना हो गया, -3 - 1 मीन्स -4, तो n कितना हो गया, 4. वैसे भी क्लियर है ना आपकी चीज़ें, कि पहला है मोल पर लीटर पर सेकंड, दूसरा है पर सेकंड, तीसरा है मोल -1 लीटर पर सेकंड, चौथा है सॉरी ये 0, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड है मोल -2 लीटर 2 - 1, तो ऑब्वियसली उससे अगला होगा मोल -3 लीटर 3 - 1. तो ये हो गया थर्ड ऑर्डर और ये हो गया फोर्थ ऑर्डर. राइट, कर लोगे? गुड. 2-4 लोग ही यस बोल रहे हैं, बाकी मतलब आराम से मज़े ले रहे हो. यस बेटा, सब बोलो कि कर लेंगे. कर लेंगे. बस अभी भी आरती, फॉर्म, तमन्ना, प्रिया बोली है, बाकी ओके, जिग्नेश बोला अब, और निषद, यस सर. ओके, अनेरी बोल दी, और बाकी बचे हुए Yes. ओके, हिमानी, जीनल, हर्ष, ओके ग्रेट. तो इस तरह से हमें यूनिट
आगे रेट कांस्टेंट के। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आगे बढ़ाते जाओ, अपने आप आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, आपने ये देख के तो नहीं डिफिकल्ट लगा आपको कि नेट के क्वेश्चन दे दिए सर ने? ये भी एक साइकोलॉजी होती है कि भाई नेट का क्वेश्चन है, हमारे लेवल का नहीं होगा। ओके चलो, इन काइनेटिक स्टडी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन स्लोप्स आर ड्रॉन एट डिफरेंट टाइम्स इन द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। अब एक मिनट बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? मैं करवाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, आप थोड़ी देर आराम कर लो। तो अब जो है आपके पास क्वेश्चन है कि स्लोप्स आर ड्रॉन एट डिफरेंट टाइम्स इन द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ, तो कैसा ग्राफ आता है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है बच्चे, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे प्लॉट करते हैं हम? अपर लिमिट से लोअर लिमिट जाते हैं ऐसे। हाँ, तो पहले स्लोप ज़्यादा होता है, फिर स्लोप कम होता जाता है ना? तो स्लोप जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज, हाँ कम हो रहा है। दैट्स इट। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। सर इसमें मैग्नीट्यूड का क्या अर्थ होता है? मतलब देखो, वैल्यू तो माइनस हो रही है, डिक्रीज हो रहा है ना एक्चुअल में, तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है ना उसका। माइनस वैल्यू आएगी, मान लिया आप बोलो कि नहीं जी सर पहले -3 थी अब -2 हुई, है ना? तो -2 इज ग्रेटर देन -3। आप बात समझ रहे हो? अगर मैं मैग्नीट्यूड नहीं बोलूंगा स्लोप का, स्लोप तो नेगेटिव है ना। हेलो, स्लोप है नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है। तो नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वैल्यू बढ़ रही है। इंटरप्रिटेशन ऐसे हो सकती है ना मैथमेटिकली, कि पहले -3 था प्लॉट, अब स्लोप अब -2 है, और बोले कि स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैथ्स वाला स्टूडेंट होगा तो बोलेगा कि सर बढ़ रहा है क्योंकि -2 इज ग्रेटर देन -3। बट अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें क्लियर होगी चीज़ें कि नहीं सर 2 इज लेस देन 3, इसलिए वो मैग्नीट्यूड लिख रहा है इसको। ओके, नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन, क्या रिएक्शन है? 2a + b to give 3z if the rate of decomposition of a is, अब देखो जब रेट लिखते हैं ना हम डिकम्पोजिशन ऑफ ए, तो ए इतना लिखेंगे हम -dA/dt एंड इट्स वैल्यू इज गिवन टू यू 2 × 10⁻⁻1। और पूछा है कि आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z बताना है। z का रेट ऑफ फॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड आउट। तो बेटा पहले तो हम इसको देख के, इस रिएक्शन को देख के हम क्या लिखेंगे? इसका डिफरेंशियल रेट लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं इसको? -1/2 जो रेट होगा दैट इज -1/2 dt और -dB/dt और +1/3 dz/dt। और हमें बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z इज dz/dt। दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z। तो अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए आपको दिया हुआ है, तो इससे कंपेयर कर लो। ये 3 है तो 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2 -dA/dt। ठीक है, यस सर। कंपैरिजन किया ना अपने इन दोनों को।
तो यहाँ से जो वैल्यू आई दैट इज 3/2 इंटू माइनस डी ए बाई डी टी। तो माइनस डी ए बाई डी टी कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁻1 -1 राइट। तो ये हो जाएगा ए कैंसल, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻1। तो अच्छा ये -4 और -1 में कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, है? सर हमने नन ऑफ दिस कर दिया। ओके 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 ओके। एक्चुअली क्या ये -1 मान लिया था, -4 यहाँ -1। ओके चलो कोई बात नहीं, पर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट अलग है। देखो रेट है 1/3 dz/dt, बट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z है dz/dt। ओके, तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके अगले क्वेश्चन में है, सॉरी गेट का क्वेश्चन है भाई। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मुझे बताओ कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि मोल पर लीटर पर सेकंड रेट से पता चला आपको, रेट कांस्टेंट के यूनिट से। उसने लिखा नहीं है कि जीरो ऑर्डर है, बट उसने रेट कांस्टेंट के यूनिट दे दिए तो काम अपना बन गया कि रेट कांस्टेंट के यूनिट जो होते हैं दैट विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और यू नो फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी कैन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के जो है वो आपके पास है। अब उसने बोला कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। उसने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है, तो बताया था मैंने आपको कि टाइम कितना चाहिए फॉर कंप्लीट रिएक्शन। A0/K। तो अब A0 की वैल्यू आपके पास है 0.25 और K की वैल्यू जो है वो 1.25 इंटू 10⁻⁻4 है। तो ये हो गया 0.25 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 1.25। इसको आप 2.5 कर दोगे तो 10⁻³ हो जाएगा, और 1.25 इन दोनों का ये डबल है, तो 2 इंटू 10⁻³ तो 2000। ओ ओ ओ ओ ओ आंसर इसका भी ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ हमने डिस्कस कर लिए ये क्वेश्चन सारे। तो अब आपको क्लियर होती जा रही है ना चीज़ें। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ एंड देन यू विल अटेम्प्ट वंस अगेन, बट अब तो फिर फुल मार्क्स आएंगे। कोई बात नहीं, फुल मार्क्स आएंगे, कोई बात नहीं, बट आपका रिवीजन हो जाएगा ना। ओके ग्रेट ग्रेट, तो ये तो अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि हमने डिस्कस कर लिया, तो हमें भी क्लियर होगी चीज़ें। चलो लास्ट क्वेश्चन है अब, शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है। ओके ये बचा है ना, लास्ट क्वेश्चन ये है ना कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर मोल पर लीटर पर सेकेंड और फर्स्ट ऑर्डर का पर सेकेंड। ओके ग्रेट, तो इस तरह से वी हैव डन दिस। अब मैं ये जो टेस्ट है उसको डिलीट कर देता हूँ और वंस अगेन आई ऐड दिस टेस्ट, तो यू कैन अटेम्प्ट वंस अगेन। ओके, तो अब आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितना भी करवाया जाता है उसको डेली बेसिस पे करो। जो भी डाउट्स आते हैं डू डिस्कस ऑन द क्लास इन द से, मतलब जो उसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ही डिस्कस कर लो, तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि अगर हम एंड में रखेंगे तो हो सकता है कि वो स्किप कर जाएं,
या हम सोचें कि कोई बात नहीं, अब आज तक एडजस्ट करते आए हैं तो अभी भी करेंगे, तो डोंट एडजस्ट, ठीक है, उसी वक्त क्लियर कर लो। अभी आपके पास मौका है, इसलिए हमने ये क्लास रखी है, और मैंने आपको बताया था कि ये मेरे लिए कोई क्लास नहीं है, इट इज़ माई मिशन, ठीक है। और गुजरात में जो भी मतलब एक अवेयरनेस नहीं है एजुकेशन को लेके तो है, बहुत सारे बच्चे मतलब पीएचडी तक कर लेते हैं, बट मैंने देखा है उनके बेसिक्स ही मतलब इतने पुअर रहते हैं कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाते एग्ज़ाम, फिर वो दे शिफ्ट टू समवेयर एल्स, अपना पूरा शिफ्ट ही उनका होता है कि चलो अभी थोड़ा फॉरेन में जाके आते हैं और वहाँ पे अपने जॉब, ये जो भी पीएचडी की होती है या एमएससी की होती है उसके बेस पे कोई जॉब नहीं कर रहा होता, कोई और ही जॉब कर रहे होते हैं। तो आप लोग अगर आप देखो, मैंने इतना जो कम प्राइस इसलिए रखा था कि, और प्राइस इसलिए रखा था कि कम से कम बच्चे जो है जो इंटरेस्टेड है वो ही इसमें एनरोल हों, और जो भी एनरोल हुए हैं फर्स्ट टाइम है ना, आप लोगों ने फेथ रखा है, तो हम चाह रहे हैं कि आपको एक लेवल का जो एजुकेशन दें, ताकि आप जो भी आगे बढ़ो, आप आगे आगे जो भी अपना ये नॉलेज अपना शेयर करो वो राइट वे में जाए, अगले जो भी जनरेशन में आप जाओगे, अगले जिसको भी पढ़ाओगे आप, चाहे 11th-12th पढ़ाओ, चाहे आप कॉलेज लेवल के पढ़ाओ या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाओ, क्योंकि अगर आप GSET कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी प्रोफेसरशिप और इवन फॉर द कॉलेज प्रोफेसरशिप, और आफ्टर डूइंग PhD यू कैन अप्लाई एनीवेयर। तो इस तरह से मतलब आपका, हाँ जी बेटा, जीसेट के बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं। ले सकते हैं, मतलब इंटरव्यू होते हैं ना, तो उसमें आप एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी आपके पास है, आप डायरेक्ट PhD के एंट्रेंस दिए बिना आप PhD में जो है इंटरव्यू में फेस कर सकते हो, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो इसको छोटी चीज़ मत समझो, ठीक है, इसको मिशन लेके चलो आप भी, और अच्छे से एक लेवल की मेहनत करो। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ जी, कोई भी डाउट हो तो डू आस्क एनी टाइम, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तो अगले दिन मैं टेकअप कर लूँगा उसको। यस बेटा, किसी कोई बोल रहा था कुछ? हाँ सर, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब इजी बेसिक बेटा, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल बेसिक, है ना, क्योंकि वही तो बोले ना कि डिराइव करो रिलेशन, वो तो सिंपल आपको पूछेगा ना, भाई बताओ कि अपने अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की किस तरह से वेरी करेगी, या RNA इक्वेशन पे पूछ लिया क्वेश्चन। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं कि स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना। या किस रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हाँ सर। ठीक है। तो अगर बेसिक स्ट्रांग है तो इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।